बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन स्टोक्स लॉ, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशंस। स्टोक्स लॉ क्या है उसको डिफाइन करना है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है डायमेंशंस की मदद से फाइंड करना है। तो पहले हम स्टोक्स लॉ देखते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? स्टोक्स लॉ इज ए लॉ ऑफ फिजिक्स दैट स्टेज दैट drag force experienced by a spherical object moving slowly through a viscous fluid is directly proportional to the radius r of the sphere, velocity v of the sphere and viscosity eta of the fluid। स्टोक एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने ये लॉ डिफाइन किया था कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ड्रैग फोर्स क्या थी वो हम पिछले क्वेश्चंस में डिफाइन कर चुके हैं। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? रेडियस आर ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी वी ऑफ द स्फीयर, यानी कि वो स्फीयर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस स्फीयर का रेडियस क्या था। और तीसरी चीज किस चीज पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वो स्फीयर जिस फ्लूइड में मूव कर रहा है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के रेडियस के, उसकी वेलोसिटी के और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड के, जिस फ्लूइड में वो स्फीयर मूव कर रहा होता है। तो इसकी मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं एफ डी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये हमारे पास फार्मूला है ड्रैग फोर्स का, एफ डी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब इसकी हम डेरिवेशन देखते हैं कि फार्मूला इसका कैसे ड्राइव करना है डायमेंशंस की मदद के। तो लेट द ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस आर एंड वेलोसिटी वी बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ड्रैग फोर्स डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो ड्रैग फोर्स है वो रेडियस आर, वेलोसिटी वी और विस्कोसिटी ईटा पे डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या किया, इसको एक इक्वेशन की मदद से लिखा, यानी कि एफ डी प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। जिन 3 क्वांटिटीज पे ड्रैग फोर्स सप्लाई डिपेंड कर रही थी उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के उन क्वांटिटीज को ए, बी और सी का नाम दे दिया। ये मेथड जो है आपने डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा है कि डायमेंशंस की मदद से फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो वही मैकेनिज्म हम यहां पे यूज कर रहे हैं, एफ डी प्रोपोर्शनल टू ईटा ए आर बी एंड वी सी। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और साथ कोई कांस्टेंट आएगा। तो इक्वल का साइन आ गया और कांस्टेंट क्या है? के। एफ डी इक्वल आ गया है के ईटा पावर ए आर पावर बी एंड वी पावर सी के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। Where k is the constant of proportionality। k क्या है? constant of proportionality है। अब हम क्या करेंगे? डायमेंशंस अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 1 पे। अब एफ डी जो है वो हमारे पास फोर्स है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस 2। उसके बाद ईटा की पावर ए था तो ईटा की डायमेंशन क्या होती है? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये आपको पेपर में गिवन होगी। इस तरह की कोई भी क्वांटिटी आ जाए जिसकी डायमेंशन जनरली आपको याद नहीं होती तो उसकी डायमेंशंस आपको दी गई होती हैं पेपर में। तो ईटा की डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 ए और उसके बाद था आर पावर बी। आर रेडियस है यानी कि लेंथ है तो एल की पावर बी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था? किस चीज पे डिपेंड कर रही है? रेडियस आर, विस्कोसिटी ईटा एंड वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1 पुट की और इसकी पावर सी आ गई। इसको इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 2 इक्वल आ जाएगा एम की पावर ए है, एल की पावर क्या है? माइनस 1 ए यानी कि माइनस ए और एल बाकी कहां पे है? यहां पे है तो प्लस बी और यहां पर भी है तो प्लस सी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे आपने प्लस लिख लेना है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद टी की पावर क्या है? यहां पर माइनस 1 इंटू ए माइनस ए और दूसरा टी यहां पे है माइनस 1 इंटू सी माइनस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एम की, एल की और टी की पावर्स आ गई
और इसी तरह राइट हैंड साइड पे m, l और t की पावर्स आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की, यानी कि ये जो m है, m की पावर्स को कंपेयर करेंगे, l की पावर्स को कंपेयर करेंगे और t की पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम m के लिए देखते हैं। m के लिए इस तरफ m पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे m की पावर a है। बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, यानी कि 1 इक्वल होगा a के, a की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद l के लिए देखते हैं। तो l के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम के लिए पहले देख लेते हैं। टाइम के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे t पावर -2 है और राइट हैंड साइड पे -a -c है। बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, -2 इक्वल होगा -a -c के। a की वैल्यू 1 हमने कैलकुलेट की, तो इसका मतलब क्या है कि -2 इक्वल आ जाएगा -1 -c के। a की जगह पे जो a की वैल्यू पुट की थी वो पुट कर दी, तो -1 इधर जाएगा, c इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो c इक्वल आ जाएगा 1 के। इसके बाद t के बाद हम l के लिए देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर 1 है, वो लिख दिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे l की वैल्यू क्या है, -a + b + c। तो इसमें बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, 1 इक्वल आ जाएगा -a + b + c के। a और c की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 1 वो यहां पे पुट कर देंगे, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल आ जाएगा 1 के। a, b और c ये 3 पावर्स थी हमारे पास इक्वेशन में, तो उन पावर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। जब ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं तो इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, एफ डी इक्वल टू के ईटा पावर a, r पावर b एंड v पावर c। तो a, b, c तीनों की वैल्यू 1 आई है, हमने यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, एफ डी इक्वल आ जाता है के ईटा आर वी। अब डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं मालूम होती, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें पता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई होती है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, एफ डी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये डायमेंशंस की मदद से हमने ड्रैग फोर्स का फार्मूला फाइंड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन टर्मिनल वेलोसिटी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है टर्मिनल वेलोसिटी को, और इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन ए विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जब उसको किसी हाइट से छोड़ा जाता है तो जो वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। उससे ज्यादा एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता ना। अब उस एक्सेलरेशन पे जाकर उसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है, उस स्पीड से ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं हो सकती। तो उस स्पीड पे वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो है उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। यानी कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ दिया, अब वो जो ही छोड़ा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी नीचे की तरफ आते आते आते। जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, eventually reaches when the gravitational force pulling it down is balanced by the upward drag force and buoyant force acting against gravity। टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली कब अचीव होती है, जब ऑब्जेक्ट का जो वेट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली जो ड्रैग फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड और ड्रैग फोर्स अपवर्ड होती है, तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल आ जाएंगी तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करता है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उस पॉइंट पे नेट फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट पे वो जीरो होती है, तो इस वजह से वो एक्सेलरेट नहीं करता, लेकिन वो फॉल कर रहा होता है स्टेडी स्पीड के साथ। उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमने फार्मूला ड्राइव करना है स्टोक्स लॉ की मदद से। तो डेरिवेशन देखते हैं। फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एफ नेट इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ डी।
फ्रीली फॉल कर रहा है, तो हमने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि उसका जो वेट है उसके साथ साथ उसके ऊपर वर्क डन ड्रैग फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो वेट में से ड्रैग फोर्स माइनस करें तो वो हमारे पास नेट फोर्स आती है। वेट डाउनवर्ड है और ड्रैग फोर्स अपवर्ड है, तो क्या करेंगे, वेट में से ड्रैग फोर्स को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास नेट फोर्स आएगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाई हो रही होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट अचीव्स टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट अचीव करता है तो उस केस में वर्क डन जो हमारे पास उसका वेट है वो इक्वल आ जाता है ड्रैग फोर्स के, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो वेट किसकी इक्वल आ जाएगा, ड्रैग फोर्स के। ये हमने स्टेटमेंट में बताया भी था इस एक्सप्लेनेशन में कि जब ऑब्जेक्ट जो है टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो उस केस में ड्रैग फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ड्रैग फोर्स का फार्मूला स्टोक्स लॉ की मदद से पुट करेंगे और वेट हमारे पास mg के इक्वल आ जाएगा। fd इक्वल था 6 पाई ईटा आर वी, v जो है उसको vt लिख देंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और वेट w इक्वल होता है mg के, तो w की जगह पे mg लिख दिया। हमने vt कैलकुलेट करना है टर्मिनल वेलोसिटी, तो vt इक्वल हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है vt इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा आर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का मास हमें नहीं गिवन, इसमें r रेडियस है, ईटा विस्कोसिटी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और m मास है। लेट्स सपोज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट का मास नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, मास हमारे पास डेंसिटी की मदद से, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू m ओवर v, तो m इक्वल आ जाता है रो v के, m की जगह पे हम रो v पुट कर देंगे, और v क्या है, v का फार्मूला भी हमें मालूम है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो v की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया इनटू रो, तो ये हम पुट कर देंगे इस m की जगह पे। इसको जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है vt इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। हमने क्या किया है, ये जो मास का रिलेशन कैलकुलेट किया है इसको इक्वेशन 1 में m की जगह पे पुट कर दिया। अब हम कैंसलेशन करेंगे, यहां से r स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि एक r इस r से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये कटिंग करने से पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये 4 पाई आर क्यूब रो जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, तो एज इट इज आगा, डिवाइडेड बाय 3 भी साथ आ जाएगा। यहां पर आपने कटिंग कर लेनी है, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, पाई पाई से कैंसिल, आर से कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा, vt इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है जो हमने कैलकुलेट करना था ड्रैग फोर्स की मदद से। यहां पे एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि इसमें रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ईटा क्या है, विस्कोसिटी है। ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, यानी कि 2 रो जी ओवर 9 ईटा कांस्टेंट है, बाकी क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है, स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड कर रही होती है टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, आल्सो राइट वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वर्क्स। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखें, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ड्राइव करें, यानी कि इसका फार्मूला ड्राइव करना है। Also write one example from daily life where equation of continuity works. एक एग्जाम्पल भी लिखनी है जहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम कर रही होती है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप आर कांस्टेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड, यानी कि एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, ये कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि अगर एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है
اور اس میں سے جو پروڈکٹ فلو کر رہا ہے, جو فلوئڈ فلو کر رہا ہے, اس کی ویلوسٹی v ہے, تو اے وی ایکول ہوگا کانسٹنٹ کے, یعنی کہ یہ ٹرم کانسٹنٹ رہے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ v ویلوسٹی انکریز کرنے کے لیے ہمیں ایریا ڈیکریز کرنا پڑے گا, اور ویلوسٹی ڈیکریز کرنے کے لیے ایریا انکریز کرنا پڑے گا. تو اس کو ان جنرل a1 v1 equal to a2 v2 کو ہم av equal to constant لکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس equation of continuity ہے, a1 v1 equal to a2 v2. اس کے بعد اس کی میتھمیٹیکل equation ہے, تو اس کی ڈیریویشن دیکھتے ہیں. کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک آئیڈیل فلوئڈ فلو کر رہا ہے نان یونیفارم سائز کی پائپ سے, یعنی کہ اس کا ایک اینڈ کا ڈایا میٹر کچھ اور ہے اور دوسرے اینڈ کا ڈایا میٹر کچھ اور ہے. آئیڈیل فلوئڈ سے کیا مراد ہے؟ فلوئڈ جو ہے وہ نان ویسکس ہوگا, ایئر روٹیشنل ہوگا, لیمینر فلو ہوگا. ٹھیک ہے, تو فلوئڈ جب فلو کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ there is no source or sink in the pipe. نہ تو پائپ میں سے کوئی فلو ایڈ کیا جا رہا ہے کسی پوائنٹ پہ, اور نہ اس فلوئڈ میں سے کچھ لیک ہو رہا ہے پائپ سے. تو اس وجہ سے there is no source or sink in the pipe. تو جتنا میس جہاں پہ موجود ہے یہ فلو ہو کے اتنا ہی میس جہاں پر آئے گا, یعنی کہ ڈیلٹا M1 ایکول ہوگا ڈیلٹا M2 کے. ڈیلٹا M1 کون سا میس ہے؟ جو یہاں پر ہے. اور ڈیلٹا M2 کون سا میس ہے؟ جو یہاں پر ہے. تو یہ دونوں ڈیلٹا M کے ایکول ہوں گے. اس ڈائیگرام کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں اس اینڈ کا کراس سیکشنل ایریا A1 ہے, اس کو اینڈ 1 کنسیڈر کر لیں. اس کا کراس سیکشنل ایریا A1 ہے, فلوئڈ کا ڈسٹنس ڈیلٹا X1 ہے, اس پوائنٹ پہ پریشر P1 ہے, اور ہائٹ H1 پہ یہ موجود ہے. اسی طرح جو N2 ہے, یہاں پہ فلوئڈ ڈیلٹا X2 ہے, اس کا ڈسٹنس V2 ویلوسٹی ہے اس کے موو کرنے کی, اس کے اوپر جو پریشر اپلائی ہو رہا ہے وہ P2 ہے, اور اس اینڈ کا کراس سیکشنل ایریا A2 ہے. اب مزید اس کو آگے ڈرائیو کرتے ہیں. ڈیلٹا M1 ایکول تھا ڈیلٹا M2 کے, اور وہ ایکول تھا ڈیلٹا M کے. تو ڈیلٹا M کی اگر ہم بات کریں تو ڈینسٹی کا فارمولا ڈیلٹا M اوور ڈیلٹا V ہوتا ہے, تو ہم ڈیلٹا M ایکول ٹو رو ڈیلٹا V لکھ سکتے ہیں اس ایکویشن کی مدد سے. اب اس میں سے ڈیلٹا V کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے, رو ڈینسٹی ہے فلوئڈ کی. ڈیلٹا V کیا ہے؟ والیوم کس چیز کا؟ والیوم آف دی پائپ, یعنی والیوم آف دی فلوئڈ جو فلو کر رہا ہے. تو اب وہ والیوم کس کی ایکول ہوگا؟ اگر اس اینڈ کی بات کی جائے تو ڈیلٹا X1 پہ فلوئڈ موو کر رہا ہے کراس سیکشنل ایریا A کے ساتھ. والیوم کا فارمولا کیا ہوگا؟ کراس سیکشنل, اگر ہمارے پاس ایک سالڈ سلنڈر ہو تو اس کا والیوم کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے؟ کراس سیکشنل ایریا ملٹیپلائی بائی ہائٹ. اس کا کراس سیکشنل ایریا A ہے اور ہائٹ کیا ہے؟ ڈیلٹا X ہے. تو اس وجہ سے ڈیلٹا V کی جگہ پہ A ڈیلٹا X لکھ دیا. ابھی فی الحال ہم 1 ساتھ نہیں لکھ رہے, اس ایکویشن کو سمپلیفائی کر کے آگے لکھ دیں گے. ڈیلٹا M ایکول آ جائے گا رو A ڈیلٹا X کے. اب اس میں جو ڈیلٹا X ہے وہ کس کے ایکول ہوگا؟ ڈیلٹا X ہمارے پاس ڈسٹنس ہے, ویلوسٹی کا فارمولا ہوتا ہے ڈسٹنس اوور ٹائم, یعنی کہ اس کیس میں ویلوسٹی کا فارمولا لکھا جائے ڈیلٹا X ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا T ہوگا, تو ڈیلٹا X ایکول آ جائے گا V ڈیلٹا T کے. ڈیلٹا T ادھر جا کر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو V ڈیلٹا T آ جائے گا. اس وجہ سے AX کی جگہ پہ ہم نے V ڈیلٹا T لکھ دیا. اب یہ جو ہمارے پاس ایک جنرل ایکویشن آئی ہے ڈیلٹا M ایکول ٹو رو AV ڈیلٹا T, اگر ہم لوئر اینڈ کی بات کریں, اینڈ 1 کی بات کریں, تو اس پوائنٹ پہ ڈیلٹا T ٹائم میں جتنا فلوئڈ موو کرے گا اس کا میس ڈیلٹا M1 ہوگا, اور وہ ایکول ہوگا رو A1 V1 ڈیلٹا T. یہ جو ہم نے ایکسپریشن فائنڈ کیا تھا اس میں ہم نے سب سکرپٹ میں 1 لکھ دیا اینڈ 1 کے لیے. اسی طرح اپر اینڈ یا اینڈ 2 کے لیے ہمارے پاس کیا کیس بنے گا؟ یہی ایکویشن بن جائے گی ڈیلٹا M2 ایکول ٹو رو A2 V2 ڈیلٹا T. یہ جو دو ایکویشنز ہیں ان کو ایکویشن 1 میں پٹ کر دیں گے جو پچھلی سلائیڈ میں تھی, یعنی کہ ڈیلٹا M1 ایکول تھا ڈیلٹا M2 کے, تو یہ ڈیلٹا M1 کی ویلیو رو A1 V1 ڈیلٹا T ایکول کر دیں گے رو A2 V2 ڈیلٹا T کے. اس کو سمپلیفائی کریں, ڈیلٹا T سے کٹ جائے گا, رو سے کٹ جائے گی, تو A1 V1 ایکول آ جاتا ہے A2 V2 کے. اور یہی ہمارے پاس ایکویشن آف کنٹینیوٹی ہے. اس کو ان جنرل ہم لکھ سکتے ہیں AV ایکول ٹو کانسٹنٹ, اور یہاں سے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ A اگر ادھر آ کر ڈیوائڈ ہوتا ہے, ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر آ کر ڈیوائڈ ہوگا,
तो फ्लूइड की वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एरिया डिक्रीज होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एरिया इंक्रीज होगा। अब इसके साथ साथ इस स्लाइड में जो हमने इक्वेशन पढ़ी, दिस इक्वेशन गिव्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड एज स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो भी आपको बात बताई कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है v, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया a के। थस इंक्रीजिंग द स्पीड डिक्रीजेस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वाइस वर्सा, कि स्पीड इंक्रीज करेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेगा, और अगर स्पीड डिक्रीज करेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा। अब जो पिछली स्लाइड में हमने इक्वेशन लिखी थी डेल्टा एम इक्वल टू रो ए वी डेल्टा टी, इस इक्वेशन को जरा आप देखें तो डेल्टा एम एज इट इज लिखा रहे, हम क्या करें, रो को इधर जाकर डिवाइड कर दें, तो डेल्टा एम ओवर रो इक्वल आ जाता है ए वी डेल्टा टी के। डेल्टा एम ओवर रो क्या चीज है, मैस ओवर डेंसिटी, वॉल्यूम की इक्वल होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी के। डेल्टा एम ओवर रो की जगह पे डेल्टा वी लिख दिया, डेल्टा वी इक्वल आ गया ए वी डेल्टा टी के। डेल्टा टी इधर जाकर डिवाइड हो तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इक्वल आ जाता है ए वी के। ए वी हमारे पास कांस्टेंट था, इसका मतलब यह है कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट भी हमारे पास कांस्टेंट रहता है। जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल होगा कांस्टेंट के। अब इसके क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा यह था कि इसको एक एग्जांपल की मदद से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करें। तो कॉमन एग्जांपल जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, वो पौधों को पानी देते वक्त जो हम पानी का पाइप इस्तेमाल करते हैं उसकी बात की गई है। पानी के पाइप का डायमीटर जब ज्यादा होता है तो यहां से जो पानी गिरता है उसकी स्पीड कम होती है, तो वो यूं आकर गिर जाता है नीचे। लेकिन अगर हम इसके आगे हाथ रख दें, हाथ रखने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर दिया है, हमने आगे थंब रखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हुआ, तो अब जो पानी है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था तो फ्लो स्पीड कम थी, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया तो फ्लो स्पीड ज्यादा हो गई, और यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक लॉन्ग क्वेश्चन थे। मजीद जो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं वो देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।